Assalamu alaikum everyone. This is Fatma and welcome to my social media hub. और आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग जो कि GE 205 के ऑफिशियल नोट्स में से हैं जो UOG के स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं। लेकिन बाकी किसी और यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप यही नोट्स देख सकते हैं बिकॉज जो आपकी रिकमेंडेड बुक्स है ना, जो आपकी कोर्स आउटलाइन में है, रिकमेंडेड बुक्स और टेक्स्ट बुक्स, उन्हीं में से ये नोट्स लेकर बनाए गए हैं, तो आप भी इनको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप यूजी के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपके पास भी ये नोट्स ज़रूर होंगे। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप ये नोट्स सामने खोल लें। अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो सामने आप ये नोट्स ओपन कर लेंगे तो आपको बेटर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फिर इसकी। अब ये हम इसमें से जो, क्योंकि आपने काफ़ी सारी टाइप्स जो हैं, टोटल 10 टाइप्स इसकी पहले मिड टर्म से हम पढ़ चुके हैं और उसके साथ एक एडिशनल जो है ना, एक 11th टाइप इंट्रोड्यूस की गई है इस दफ़ा, इलिस्ट्रेशन राइटिंग, वो भी हम पढ़ेंगे। अब सवाल ये है कि जब हम टाइप्स पहले पढ़ चुके हैं तो अब दोबारा पढ़ने की क्या ज़रूरत आन पड़ गया। तो इसमें यह है कि पहले हमने ऐसे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, लेकिन अब हम स्पेसिफिकली रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि अगर हमने कोई प्रोजेक्ट करना है या कोई थीसिस करना है तो फिर उसको उसमें हम किस तरह की राइटिंग अडॉप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी जो भी फील्ड है, साइंस की फील्ड है, या आप जो टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है आपने, उसके अकॉर्डिंग कौन सी एक्सपोजिटरी राइटिंग की टाइप हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपने थीसिस राइटिंग के लिए। किस टाइप के अंदर आप अपना थीसिस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपके लिए सूटेबल रहेगी या कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ठीक है, तो चीज़ों को एक्सप्लेन करना ना तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अच्छी रहेगी। फिर अगर ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर ऑपरेटर्स है, किसी मशीन को एक्सप्लेन करना है आपने, तो क्या सिंपल थ्योरी बेस उसके लिए बेटर रहेगा या इलिस्ट्रेशन राइटिंग बेटर रहेगी। इलिस्ट्रेशन राइटिंग में होता है ना कि आपने साथ साथ फिगर्स और पाई चार्ट्स और चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि बात तो मशीन की हो रही है ना। तो ये देखें, आपने जिस चीज़ की रिसर्च करनी है, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, जो आपकी फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइप सेलेक्ट करेंगे एक्सपोजिटरी राइटिंग के टाइप के, आपके लिए कौन सी सूटेबल है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग कौन सी है। इसके अंदर सिर्फ 4 से 5 टाइप्स एक्सप्लेन की जाएंगी और वो स्पेसिफिकली जो रिसर्च के अंदर ज़्यादातर यूज होती हैं, बाकी भी आप कर सकते हैं, ज़्यादातर ये वाली यूज होती हैं। तो और जनरल जो एक्सपोजिटरी राइटिंग के टाइप्स है वो आप पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे में कौन सी इस्तेमाल होती हैं, जैसे आर्ग्यूमेंटेटिव है तो वो, और ऐसी बहुत सारी टाइप्स जो दोबारा एक्सप्लेन नहीं मैं करूंगी, यहाँ पर सिर्फ मेन टाइप्स एक्सप्लेन की गई हैं। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप है। पहले डिस्क्रिप्टिव टाइप है, डिस्क्रिप्शन की ये टाइप है। फिर दूसरी है इलिस्ट्रेशन राइटिंग। इलिस्ट्रेशन राइटिंग ऐसी टाइप होती है कि जिसके अंदर हमने फिगर्स और इलिस्ट्रेशंस और एनिमेशंस के साथ, डायग्राम्स के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। अगर हम डायग्राम्स नहीं बनाएंगे ना तो हमें मतलब उस टॉपिक की समझ नहीं आएगी। जैसे नर्वस सिस्टम को अगर एक्सप्लेन करना है तो नर्वस सिस्टम के अंदर से पूरी पिक्चर बनाई होगी बुक के ऊपर। इसी तरह पत्ते की साख्त को एक्सप्लेन करना है ना तो सेल की पूरी डायग्राम बनाई होती है। उधर न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करना है तो न्यूक्लियस क्या होता है वो हमें एटम के अंदर से सारा दिखाया होता है उन्होंने फिगर बना के, तो हमें पता चलता है कि ये किन चीज़ों के बारे में बात हो रही है। कोई एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है तो ऑपरेटर्स की सारी वहां पर फिगर बनी होती है। तो ये इलिस्ट्रेशन राइटिंग जो है, इसके अंदर जो आपकी पिक्चर्स हैं, आपके जो डायग्राम्स हैं, आपके पाई चार्ट्स हैं, आपके अपरेटस की पिक्चर्स हैं, वो साथ में अटैच करना लाजमी है और उन पिक्चर्स को देख के उनकी डिस्क्रिप्शन होती है ये सारी। ठीक है, इसको बोलते हैं इलिस्ट्रेशन राइटिंग। फिर आगे है क्लासिफिकेशन राइटिंग। ये आपको पता है कि क्लासिफिकेशन राइटिंग क्या है, कि जिसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन को ग्रुप्स या सेगमेंट्स में डिवाइड किया होता है। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक है ना, तो टेक्स्ट बुक के अंदर शुरू से लेके एंड तक क्या सिर्फ बातें इसी तरह की गई हुई हैं, एक लीनियर वे में बताया हुआ है, नहीं, उसको सेगमेंट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। पहले उनको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर उनको उन चैप्टर्स को भी सब हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। फिर उसके अंदर भी सब पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन जो राइटिंग है वो हेल्पफुल होती है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग में। फिर उसके बाद काज एंड इफेक्ट राइटिंग है।
कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग क्या होती है कि इसके अंदर एक इवेंट ऑकर होता है, यानी कि एक इवेंट ऑकर हुआ है तो उसके इफेक्ट्स क्या हुए हैं। अब इसमें इवेंट के बारे में भी आप पढ़ेंगे, कोई वाकया हुआ है और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आप पढ़ेंगे। तो कॉज एंड इफेक्ट ये वाली राइटिंग होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी थी फ्लड्स की, कि फ्लड्स एक इवेंट है, ठीक है, फ्लड्स हुए हैं, अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, अब ये जो इवेंट है हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इसका कॉज क्या है। ये जो इवेंट हुआ, फ्लड्स हुए हैं, इसका इसका मेन रूट क्या है, ठीक है, रूट कॉज क्या है। क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, इंसानों की बनाई हुई सोसाइटियां भी हो सकती हैं, ये सारी चीजें। और फिर इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, लोग बेघर हो गए हैं, काफी सारा नुकसान हो गया है, लोगों का जानी नुकसान भी हुआ है, तो ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। और फिर अब करना क्या है, ठीक है। ये जो कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग है ना, ये आगे से हमें बताती है कि चीजों को हमने नेक्स्ट किस तरह से लेकर चलना है और आइंदा ऐसा ना हो, तो इसलिए कॉज एंड इफेक्ट्स के रूट्स के ऊपर बात की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस एनालिसिस, कि कोई भी प्रोसीजर किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। अब इसके अंदर कोई भी प्रोसेस किस तरह से होता है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद है कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसके अंदर जैसे कंपेयर एंड कंट्रास्ट हमने पढ़ा था ना, सेम लाइक वही है, लेकिन इसके अंदर एनालिसिस है। अब एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस जहां पर आप अच्छाई और बुराई में फर्क कर सकते हैं, जहां पे आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। जैसे हमने रिसर्च के अंदर पढ़ा था ना, एक 4th चैप्टर में फ्रेमवर्क एंड एनालिसिस। तो उसमें देखिए मेथोडोलॉजी के बाद जब आप फ्रेमवर्क लगाते हैं, आपके पास जो चीजें सामने आना शुरू हो जाती हैं, आप उसमें से एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, कौन कौन सी चीज आपके काम की है, ठीक है, आप वो साइड पे करना शुरू कर देते हैं, आप वही चीजें ऐड करते हैं जो आपकी काम की होती हैं, और उसमें से आप डिसाइड करते हैं क्या सही है क्या गलत है। यानी कि आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जब अंदर ऐड हो जाता है ना, तो वो एनालिसिस होता है। अच्छा जी, यहाँ तक बस इतनी ही 6 टाइप्स यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं, तो हम इतनी ही पढ़ेंगे। चलें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। और यहाँ पर मैं बता दूं, मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ही एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट टाइप्स के लिए, हर टाइप के लिए मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगी, ठीक है, ऐसा करूंगी। यहाँ एक जनरल डिस्क्रिप्शन के साथ अलग से बाकी के टाइप्स की वीडियो बना दूंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। Different types of expository writing: description, illustration, classification of cause and effect, process analysis, explaining step-by-step procedures, comparative analysis, analyzing similarities and differences. Expository writing is a type of writing that aims to inform, explain, or describe a topic in a clear and logical manner. It is often used in academic, professional, and technical contexts. Two common types of expository writing are description, illustration, classification of cause and effect, process analysis. 1. Description purpose. अच्छा, सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग है, उसके बाद एक्सपोजिटरी राइटिंग का पर्पस क्या होता है। एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या है, ऐसी टाइप ऑफ राइटिंग जिसका काम होता है इन्फॉर्म करना, एक्सप्लेन करना और किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करना इन ए क्लियर और लॉजिकल मैनर। अब लॉजिकल मैनर क्या होता है कि जिसकी बाकायदा एक बिगिनिंग हो और एक एंडिंग हो, शुरू से लेके एंड तक एक एक चीज प्रॉपर पैटर्न में आपको समझाई जाए, ठीक है। और एकेडमिक्स में, प्रोफेशनल में और टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में आपको ये चीजें बताई जाती हैं। अब ये देखिए, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि रिसर्च का एलिमेंट जब इसके अंदर ऐड हो जाता है ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर जो इंफॉर्मेशन बेस होती है ना, सिर्फ वही आप तक पहुंचाई जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज आप तक नहीं पहुंचाई जाती, ठीक है। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग में रिसर्च का एलिमेंट ऐड होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है कि जिसमें आप जो है ना, जिसमें चीजों को डिस्क्राइब करना होता है, आपने किसी प्रोसीजर को डिस्क्राइब करना है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। और इसके अंदर आपने क्या करना होता है, सीन स्केचिंग करनी होती है, आपने चीजों को डिस्क्राइब करना है, बिल्कुल जैसे डिस्क्रिप्टिव एसेस होते थे ना, उसी तरह से आपने चीजों को डिस्क्राइब करना है। तो और इस तरह से डिस्क्राइब करना है कि उसके अंदर आपने डिटेल्स देनी है। डिटेल्स आपने क्यों देनी है सीन स्केचिंग के लिए, कि बिल्कुल जो बंदा जिसने कभी ये फिनोमिना एक्सपीरियंस नहीं किया, जिस भी टॉपिक के ऊपर, जिस भी फिनोमिना के ऊपर आप बात कर रहे हैं,
तो आपके डिस्क्रिप्शन को पढ़ के वो भी सेम ही एक्सपीरियंस कर सके या वो टास्क परफॉर्म कर सके। जैसे कभी किसी ने मॉर्निंग वॉक नहीं की तो आप इस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, सीन स्केचिंग करेंगे, अंदर सेंसस डिटेल्स ऐड करेंगे कि अगला बंदा जो है वो मॉर्निंग वॉक को पढ़ के इंस्पायर हो जाएगा कि यार मॉर्निंग वॉक तो बड़ी अच्छी होती है, मुझे भी करनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, सीन स्केचिंग इस तरह से अंदर ऐड करनी है, डिटेल्स ऐड करनी है कि पढ़ने वाला अपने माइंड में इमेजरी कास्ट कर सके, वो ये अंडरस्टैंड कर सके कि ये प्रोसीजर होता कैसे है। अब पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं बाकी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ कि रिसर्च में किस तरह से आप ऐड करेंगे इसको। Description purpose. To provide a detailed account of a person, place, object, event, or concept. It aims to create a vivid picture in the reader's mind. अच्छा, विविड पिक्चर कैसे आती है रीडर माइंड के अंदर? कि रीडर जब पढ़ रहा होता है ना तो उसके माइंड के अंदर बिल्कुल कंक्रीट पिक्चर आ जाती है, ऐसे लगता है जैसे हम वहां पर मौजूद हैं। तो ये होती है विविड पिक्चर। अब विविड पिक्चर हमने कास्ट कैसे करनी है, राइटर किस तरह से कास्ट करता है, वो सेंसस डिटेल्स ऐड करता है। अब सेंसस डिटेल्स क्या होती हैं देखें। Features. O uses sensory details, sight, sound, smell, taste, touch, to help the reader visualize the subject. O focus. अच्छा, सब्जेक्ट को विजुअलाइज किया जाता है, बिल्कुल जैसे कि हम वो चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसके लिए सेंसरी डिटेल्स होती हैं, ये ना हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जैसे विजन, ठीक है, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। अब ये देखो फॉर एग्जांपल मॉर्निंग वॉक है ना, हमारे पास टॉपिक है, तो उसके अंदर हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं राइटर के, कूल ब्रीज, चिरपिंग बर्ड्स, फ्रूट्स हैंगिंग फ्रॉम द ट्रीज और फ्लावर सेंट, ठीक है, और ग्रीन ग्रास, ड्यू ड्रॉप्स। अब ये जो मैंने वर्ड्स यूज किए हैं ये आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, बाग में कभी गए हैं, कभी मॉर्निंग वॉक की होगी, जंजी ने शायद ना ही की हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी आप पार्क में गए हैं तो आपने ये चीजें एक्सपीरियंस की होंगी, या आपके घर में गार्डन होगा तो ये सारी चीजें आपने एक्सपीरियंस की होंगी। तो जैसे ही आपके माइंड में ये कूल ब्रीज हम पढ़ते हैं कि ठंडी हवा का झोंका है या ठंडी हवा चल रही है, तो आपके माइंड में ये आ जाता है, आप रिकॉल करते हैं अपनी मेमोरी को, आपको याद आता है आपने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। फिर दरख्तों पे आपने फ्रूट्स लगे हुए भी देखे होंगे, ठीक है, जैसे ही मैंने हैंगिंग फ्रॉम द ट्रीज फ्रूट्स ये बोला है तो आपके माइंड में आ गया है, वो पूरी इमेजरी सामने आ गई है ना, वो डिटेल्स इस तरह से ऐड की जा रही हैं, ये वर्ड्स अंदर ऐड किए जाते हैं। डिटेल्स तो आपने ऐड करनी होती है, डिस्क्रिप्शन तो देनी होती है, लेकिन उसके अंदर ये वर्ड्स भी ऐड करने होते हैं। अब जैसे चिरपिंग बर्ड्स या सिंगिंग बर्ड्स, तो परिंदों के जो नगमे होते हैं वो भी जो कान है उसको सुनाई दे रहे होते हैं, तो हियरिंग ये हमारी सेंसस डिटेल है जो मतलब हमारे लिए मतलब हमारी 5 सेंसेस में से एक है। फिर सेंट से, फ्लावर सेंट से क्या, हम जो स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, फूलों की खुशबू किस तरह से होती है आपके माइंड में आ जाती है। तो ये सारी सीन स्केचिंग होती हैं। आपने जो नॉवेल्स वगैरह जब आप पढ़ते हैं ना तो आप पढ़ के उसके अंदर ही खो जाते हैं, ठीक है, हर चीज को फील करते हैं, पैथेटिक फैलेसी हो जाती है आपकी। आप इतना हीरो हीरोइन सारे कैरेक्टर्स के साथ आपको हमदर्दी होती है, विलन के साथ एम ही आपको जो है ना वो बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं होती। विलन के साथ बुरा हो तो आपको अच्छा लगता है, वो क्यों ऐसा होता है? हीरो के साथ हमदर्दी होती है, हीरोइन के साथ हमदर्दी होती है, क्योंकि आपकी पैथेटिक फैलेसी हो गई होती है। और ये पैथेटिक फैलेसी डिस्क्रिप्शन के साथ, डिटेल्स ऐड करने के साथ राइटर जो है ना आपके माइंड में इन्वोक करता है, आपके माइंड में ना इमेजरी कास्ट करता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आप भी वहां पर मौजूद हैं, वो सारी चीजें फील कर रहे हैं। इसी तरह से आपने एज ए राइटर सेंसस डिटेल्स अंदर ऐड करनी है, और ये डिटेल्स के अंदर डिटेल्स जब इस तरह से आप ऐड करते हैं तो इमेजरी कास्ट होती है, बिल्कुल ऐसे सीन स्केचिंग हो जाती है, इमेजिनेशन बंदे की इन्वोक हो जाती है कि बिल्कुल सीन ये उसके सामने ही है। चलें आगे पढ़ते हैं इसके फीचर्स। O focuses on specific characteristics or qualities of the subject. O often organized spatially, e.g., top to bottom, left to right, or by importance. Example: describing a bustling marketplace might include details about the colors of the stalls, the sounds of vendors calling out, the smell of fresh produce, and the feel of the crowd. 2. अच्छा, अभी जो मैंने इसके रिसर्च के पर्सपेक्टिव से इसको बताना है, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
और बाकी टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर आप इसके रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।